बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के अंदर ना फर्स्ट एयर पोल्यूशन स्टार्ट किया था। उस हवाले से हमने एक तो डिस्कस किया था प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल, और सेकंड हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। इसके अंदर एमसीक्यूज आप मार्क कर सकते हैं। ये कलरलेस, आर्डरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस है, 3 टाइम्स लाइटर दैन एयर है, एमसीक्यू के तौर पर। उसके बाद एयरक्राफ्ट इज़ द मेजर सोर्स और 75% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यही देते हैं, मोटर व्हीकल्स, रेलवेज और एयरक्राफ्ट। तो ये एमसीक्यू हो गया। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन कल हमने वो कर लिया था उसमें, और एक ये सफोकेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन बनता था, वो भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। पहले इसके एमसीक्यू वगैरह तो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन के मेन मेन पॉइंट्स हमारे पास नोट से देख लेंगे। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में एक तो ये एमसीक्यू है कि नाइट्रोजन एनओ एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय एनओएक्स। एनओएक्स, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात की जाए तो उसमें दो आते हैं, एक एनओ आता है और एक एनओ2 आता है। ये एमसीक्यू हो गया। और बैक्टीरियल एक्शन जो है उससे हमारे पास NOx जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और मेनली जो है NO प्रोड्यूस होती है। एंड बैक्टीरियल एक्शन ये होता है नाइट्रेट्स के ऊपर ना, जो सार्स ये ज़मीन के अंदर हो, तो उन सार्स के ऊपर बैक्टीरियल एक्शन की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और ज़्यादातर NO बनता है। ये आपका एमसीक्यू यहाँ पे। उसके अलावा नेक्स्ट पेज के ऊपर एक एमसीक्यू बनता है, रेजिडेंस टाइम ऑफ NO एंड NO2 इन द एटमॉस्फेयर आर 4 and 3 days रेस्पेक्ट। यानी NO जो है हवा के अंदर जब जाए तो फिर 4 दिनों तक NO की शक्ल में ही रहती है, उसके बाद ये सेकेंडरी रिएक्शन करके किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह NO2 जो है वो 3 दिन तक एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ से डिस्कस देख लेते हैं। अब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, पहला पॉइंट आ जाएगा सोर्सेज का। उसमें नेचुरल सोर्सेज में हम कहते हैं बैक्टीरियल एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, स्पेशली NO आता है। आर्टिफिशियल में हम कहते हैं कंबस्शन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन वगैरह, उनकी कंबस्शन से आता है। और ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। या इंटरनल कंबस्शन ऑफ इंजन, इंजन के अंदर जो इंटरनल कंबस्शन होती है उसमें इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड में बदल जाता है। इफ़ेक्ट्स में एसिड रेन ये काज करते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे वो फिर आगे, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है तो ये आगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट नाइट्रिक एसिड की फार्मेशन करते हैं, और वो फिर एसिड रेन में हिस्सा लेता है, एसिड रेन काज करता है। तीसरे नंबर पे है जी सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं। इसमें एक हमारे पास एमसीक्यू ये पहली लाइन के एंड पे है कि वोल्केनोज जो हैं उनसे 67% तक जो सल्फ़र के ऑक्साइड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड ना, SO2 है। 67% ये वोल्केनो एरप्शन जो होती है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा कंबस्शन ऑफ कोल जो है ना उससे भी प्रोड्यूस होता है, और उसके अंदर 1 से 9% तक सल्फर होती है। ये एमसीक्यू में परसेंटेज याद रखें। और एक और एमसीक्यू है जी कि दीज गैसेस बिकॉज ऑफ देयर पंजेंट ऑर्डर आर वेरी इरिटेंट। यानी SO2 और SO3 जो है ये पंजेंट ऑर्डर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट भी है और सफोकेटिंग भी है। तो ये एक एमसीक्यू आपका बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनाए तो पहले हम सोर्सेज की बात करेंगे। तो नेचुरल सोर्सेज में वोल्केनिक इरप्शन आ गई, 67% उसी से मिलता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर से हासिल होता है।
आर्टिफिशियली में कंबस्शन जब हम करते हैं कोल की, जिसमें 1 से 9% सल्फर होता है, या क्रूड ऑयल या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, तब हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। फ्राम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्री है वहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ड्यू टू पंजेंट ऑर्डर, चुभने वाली इनकी ऑर्डर होती है। वेरी इरिटेंट और सफोकेट, बहुत ज़्यादा चुभने वाली और सांस को रोकने वाला होता है। और फॉर्म सल्फेट एरोसोल्स विच काज रियल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अमंग ओल्डर वंस, कि अगर ये ऑक्साइड्स एयर में मौजूद हों तो इन सल्फेट एरोसोल्स ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो सांस के अंदर जाके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज करते हैं बूढ़े लोगों में ज़्यादातर। और एसिड रेन, चूँकि ये भी सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी SO2 जैसे पानी से मिले तो सल्फ्यूरस एसिड या SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये एसिड्स भी एसिड रेन की वजह बनते हैं। चौथे नंबर पे है जी हाइड्रोकार्बन्स। और आपकी बुक के ऊपर ना ये 4 इन्होंने दिए हुए हैं। हाइड्रोकार्बन्स में, अच्छा, ये जो रेजिडेंस टाइम आया था, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का NO और NO2 का बताया था, ये पास पेपर में MCQ के तौर पे आए हुए हैं, ये आपने ज़रूर देखना है। रेजिडेंस टाइम ना इम्पोर्टेंट MCQ। हाइड्रोकार्बन्स में इसके MCQ हमारे पास बनता है एक दूसरी लाइन में कि पैडी फील्ड जो है उनमें मीथेन काफ़ी हद तक प्रोड्यूस होती है, एक MCQ हो गया। दूसरा, एन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया, उनसे प्रोड्यूस होती है। और मीन रेजिडेंस टाइम अबाउट 3 to 7 years इन द एटमॉस्फेयर, ये MCQ के तौर पे भी याद रखना है, पास पेपर में भी आया। रेजिडेंस टाइम जो है 3 to 7 year तक होता है मीथेन का। शॉर्ट क्वेश्चन इसका देखें तो नेचुरल सोर्सेज में आ गया, emitted by different plants in the atmosphere by anaerobic decomposition of organic matter, by organic एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक कहते हैं ना एयर की यानी ऑक्सीजन की एब्सेस में, एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एनारोबिक उसकी एब्सेस में ऑर्गेनिक मैटर की जब डिकम्पोजिशन होती है तो उसके दौरान ये हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और वो चूँकि फिर होते हैं लाइट वेट होते हैं, गैस की शक्ल में होते हैं, तो वो फिर एयर में चले जाते हैं। एमिशन बाय द ऑटोमोबाइल से एमिट हो सकता है। बर्निंग ऑफ, उसके अंदर हाई टेम्परेचर चल रहा होता है ना इंजन के अंदर, तो उसकी वजह से जो पेट्रोल के मालिक्यूल्स हैं उनकी क्रैकिंग हो सकती है। क्रैकिंग हम बोलते हैं कि बड़े बड़े मालिक्यूल टूट के छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो। एमिशन बाय द ऑटोमोबाइल्स हो गया। बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, कोल, वुड एंड रिफ्यूज। बर्निंग ऑफ इंसिनरेटर्स, इंसिनरेटर आगे आएगा हमारे पास, ये जलाने का काम करते हैं ना, मतलब बड़े बड़े हमारे पास सिस्टम होते हैं जिनके अंदर हम हैवी जो मटेरियल है उस सारे को बर्न करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं, उसको इंसिनरेटर कहते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होती है। सॉल्वेंट एवापोरेटर जो है उसके अंदर से प्रोड्यूस हो सकती है, जब आप कोई केमिकल प्रोसेस करवा रहे होते हैं तो उसके दौरान ये मीथेन गैस के वेपर्स निकल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सबसे बड़ा इसका जो इफेक्ट है वो ओजोन लेयर की डेप्लीशन है, कि ये ओजोन लेयर जो है उसकी डेप्लीशन के अंदर काफ़ी रोल प्ले करता है। ये हम बात डिस्कस करेंगे, ओजोन लेयर भी आएगी आपके सिलेबस में, तो उसके आगे किसी चैप्टर में उसमें फिर एक्सप्लेन से करेंगे इसको फिर कैसे भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारी बुक पे नेक्स्ट जो टॉपिक है एसिड रेन का ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन में पेयरिंग स्कीम बनती है, और इस वजह से ये वाला जो एसिड रेन का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है, इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें हमारे पास अब देखेंगे ना तो MCQs पहले देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन के एंड पे लिखा हुआ है कि वाज डिस्कवर्ड बाय एंगस स्मिथ इन ग्रेट ब्रिटिश इन द मिड ऑफ 17th सेंचुरी, MCQ हो गया। उसके बाद
pH of unpolluted rain water should be 5.6। जो आम पानी आपका बारिश जब भी होती है तो जो आम पानी नीचे आ रहा होता है बारिश का, तो वो उसकी pH 5.6 होती है। ये थोड़ी सी एसिडिक है, ये एमसीक्यू के तौर पे। अच्छा, एसिडिक क्यों है? आप कहेंगे सर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मौजूद होती है ना, बाकी ये सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड ना भी हो, कार्बन के ऑक्साइड तो मौजूद होते ही है, तो वो पानी से मिलके कार्बोनिक एसिड बना देता है। वो वीक एसिड है, इस वजह से पीएच जो है वो 7 से नीचे आ रही होती है। लेकिन जो रेन वाटर होता है उसकी पीएच लेस देन 5 होती है। ये एमसीक्यू भी है, पास पेपर में आया हुआ है, शायद एक्सरसाइज में भी है। तो ये दोनों 5.6 वाला और 5 वाला एमसीक्यूज आपने जरूर करने हैं। अब इसमें इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिड रेन वाला ये कि एसिड रेन हमारे पास होती क्या है कि रेन हैविंग अ पीएच लेस देन 5 इज कॉल्ड एन एसिड रेन। प्रोडक्शन इसकी कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होती है? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स इन द एटमॉस्फेयर। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड पानी से मिले तो नाइट्रिक एसिड बना दिया, सल्फर के ऑक्साइड पानी से मिले ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये H2SO4 बना देते हैं। तीसरी हेडिंग हमारी बनती है इनके इफेक्ट्स की ना, कि इन एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है। इट लीचेस मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड एंड कैल्शियम इनटू द वाटर बॉडीज। मतलब जो आपके पत्थर वगैरह हैं, स्टोन्स हैं, उनके अंदर इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स तो मौजूद है, लेकिन जब एसिड उनके ऊपर पड़ता है तो एसिड के इंटरेक्शन की वजह से, रिएक्शन की वजह से ये मेटल जो है वो पहले तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में ऊपर मौजूद थी ना, पत्थर वगैरह के अंदर, तो पानी के अंदर नहीं आ रही। लेकिन अब एसिड जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन करके, रिएक्शन करके इनको सॉल्युबल फॉर्म में ले आता है और ये पानी के अंदर आ जाते हैं। पानी के आने से मुराद वो पानी में जैसे पत्थरों से पानी निकल के नदी में, चश्मे में आ गया, वहाँ से नदी में, नहर में, दरिया में आ गया। तो उसका फिर वो नुकसान ये है कि ये जैसे मरकरी है, डेंजरस मेटल है, टॉक्सिक मेटल है, लेड डेंजरस है। तो जो टॉक्सिक फिर हैवी मेटल्स हैं वो फिर जब पानी में आ जाएंगे तो जो जो लोग ये पानी इस्तेमाल करेंगे पीने वगैरह के लिए, या जो मछलियाँ वगैरह वहाँ मौजूद होंगी, तो उन सब के लिए ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। हेल्थ हैजर्ड्स फॉर द फिश। जो फिश होती है उसके लिए ये डेंजरस है कि जब ये टॉक्सिक मेटल्स आ जाएंगी, फिश खाएंगे, फिश के अंदर टॉक्सिसिटी आ जाएगी तो कई तो मर जाएंगी। जो बच गई उनको फिर जो परिंदे खाएंगे उनके लिए नुकसानदेह, जो ह्यूमन बींग्स खाएंगे या जानवर खाएंगे उनके लिए वो नुकसानदेह होगा। जैसे जापान की एक इंडस्ट्री थी ना, तो उसने ऐसे किया था कि वो मरकरी था, उनकी एफ्लुएंट निकला मरकरी था, तो उन्होंने उसको फेंकना था कहीं, तो उन्होंने क्या किया कि वो चूँकि समंदर किनारे थी तो उन्होंने समंदर के अंदर फेंक दिया, साहिल पे ना कहीं पे। तो वो फिर नीचे हो जाके वो मरकरी जो मछलियों वगैरह में अब्जॉर्ब हो गया सारा। फिर उसी शोर पे ना, उसी साहिल के ऊपर जो गांव वगैरह था, तो वो उस लोग, कई हजार लोग जो है ना वो उसमें मर गए थे, क्योंकि वो उसमें उन्होंने मछली, वो उनका कारोबार खाना पीना ही, वो चूँकि समंदर के किनारे थे तो मछली ही खाते थे सर। तो वो मछलियाँ वगैरह वही मरकरी वगैरह इस तरह हैवी टॉक्सिक मेटल वगैरह उन्होंने खाई। फिर वो जो गवर्नमेंट थी उसने फैक्ट्री बंद करवा दी, बैन लगा दिया था उसको के लिए। तुम काफ़ी अफजाना वगैरह भी होता है, जैसे जुर्माना शुर्माना का। उसके बाद है जी एसिडिफिकेशन ऑफ सॉयल लीचेस द न्यूट्रिएंट्स एंड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये एसिडिफिकेशन जो होती है जब खेतों वगैरह में, यानी ये बारिश होगी, एसिड रेन होगी, तो पीएच को मैं चेंज कर देगी। पीएच इस तरह चेंज होगी तो कई दफ़ा हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो भी उस पीएच के चेंज होने की वजह से किसी ऐसी फॉर्म में चले जाते हैं जो उसी पानी के साथ फ्लो करके बाहर निकल जाती है, लीच आउट हो जाती है, उस फील्ड के अंदर, उस खेत के अंदर रहती नहीं। तो उस ना रहने की वजह से फिर वो ग्रोथ के लिए जो प्लांट चाहे, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो भी गायब हो गए, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इससे। लास्ट इट डैमेजेस द बिल्डिंग मटेरियल एंड sculptural materials, especially marble and limestone।
ये स्कल्पचर मटेरियल से मुराद जिससे मुजस्मे वगैरह बनाते हैं ना, और ज़्यादातर ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कैल्शियम सल्फेट और वो बनाते हैं, जिप्सम से बना रहे होते हैं। दूसरा, या ये मार्बल इसका लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट उसका पेस्ट बना के उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसमें आपको पता है ये संगे मरमर वगैरह यूज़ करते हैं, मार्बल, वो उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी हाई परसेंटेज में पाया जा रहा होता है। अब ये चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट का आपने रिएक्शन में पढ़ा हुआ है पहले भी कि ये बेस है, जब इसको एसिड मिलेगा तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में HCl ऐड करें तो वो साल्ट बन जाता है, वाटर बन जाता है और CO2 गैस बन जाती है। तो ये जो साल्ट बना है ये पानी में हल हो जाता है, अलहार होके आगे ही निकल जाता है। तो वो जब वो डिज़ाल्व जैसे बिल्डिंग है उसके ऊपर आपने संगमरमर की काफ़ी सारी नक्शा नगारी की हुई है, तो जब इसके ऊपर वो एसिड रेन होती है तो वो सारे मार्बल को तो ख़राब कर देगी, उसकी सारी डिज़ाइनिंग ये वो सब फ्लॉप कर देगी। ताजमहल जो है उसके साथ भी यही हुआ था, वो मार्बल वगैरह का बना हुआ था, तो लेकिन जब उधर एसिड रेन्स काफ़ी ये नहीं हुई है तो उस वजह से फिर वो सारे उसकी जो शेप है वो ख़राब हो गई, सारे मार्बल वगैरह के अंदर जो लाइमस्टोन वगैरह था वो एसिड रेन की डिज़ोल्व होने की वजह से ताकि उसकी खूबसूरती ख़त्म हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास स्मोक। इसके अंदर MCQs हैं आपके। एक तो पहला ये है कि वर्ड है स्मोक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोक, ये MCQ हो गया। इसके बाद आपका MCQ है दूसरी लाइन में ना कि केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर एंड इज नोन एज रिड्यूसिंग स्मोक, तो वो स्मोक जिसमें SO2 सल्फर ऑक्साइड मौजूद हों उसको रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं। और उस अगली दूसरी लाइन, इस अगली लाइन की मिड में लिखा ना फोटोकेमिकल स्मोक लिखा हुआ, और उससे अगली लाइन में लिखा हुआ है टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है इसमें ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जैसे ओजोन वगैरह, इस वजह से उसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं। इसका कलर क्या होता है, येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज होती है, ये MCQ के तौर पे याद रखना है। फिर उसके बाद मेन जो रेक्टेंट्स इसके हैं फोटोकेमिकल स्मोक के, वो नाइट्रिक ऑक्साइड NO और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन थे, ये MCQ के हो गया। उसके बाद लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की, द येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये MCQ हो गया। अब ये एक्सरसाइज में शायद गालबन नहीं है, लेकिन ये पास पेपर में ये येलो कलर वाला MCQ आया हुआ, इसलिए आपने एक्सरसाइज वाले तो करने ही करने, तो अंदर से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो भी ज़रूर करें ताकि जो है ना वो MCQs में मार्जिन हमारा ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद है MCQ आपका लास्ट में जी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे फोटोकेमिकल स्मोक जो है इन द आफ्टरनून इज द बिल्टअप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज दिस फोटोकेमिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन इन द एयर। और PAN peroxy acetyl nitrate is an eye irritant and is also toxic to plants। ये आई इरिटेंट है, ये आपकी एक्सरसाइज में भी MCQ दिया हुआ है, ये MCQ आपका बनता है इसके आई इरिटेंट। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, स्मोक का जो आता है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ये स्मोक, what is smoke, write the conditions for photochemical smoke formation and also effects। स्मोक हमने कहा कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग है, ये स्मोक होता है ना आपका जिसे आप कह लें धुआं वगैरह, और फॉग हम कहते हैं कि जो सर्दियों में धुंध जिससे पड़ती है ना, फॉग वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंड होते हैं, तो वो फॉग और जब स्मोक मिल जाते हैं तो ये डस्ट वगैरह मिल जाती है इसके अंदर, तो उसको फिर स्मोक का नाम देते हैं। स्मोक की दो टाइप्स हैं, एक को हम रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग या फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। रिड्यूसिंग स्मोक इसलिए कहते हैं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सल्फर का ऑक्साइड है जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रिड्यूसिंग स्मोक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो जैसे ओजोन वगैरह, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का नाम
दिया जाता है इसको फोटोकेमिकल स्मोक को। फॉर्मेशन कैसे होती है कि येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज जो है ना ये होती है आपकी फोटोकेमिकल स्मोक जो, और इज फार्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होने चाहिए और केमिकल रिएक्शंस ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन द एयर जब होता है तो फिर आपके पास और ये येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज प्रोड्यूस होती है जिसको फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। और इसका येलो कलर जो होता है वो इसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इसकी फार्मेशन के लिए 3 कंडीशंस भी हैं कि जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NO वगैरह मौजूद होगी, हाइड्रोकार्बन होंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। वोलेटाइल कहते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो बड़ी आसानी से एवापोरेट हो रहे हो, तो ये मौजूद हो, सनलाइट हो टू स्पीड अप सम रिएक्शन, क्योंकि कुछ सेकेंडरी रिएक्शंस होने होते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी वजह से ये फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट हो रही होती है। तो उन रिएक्शंस के होने के लिए कैटलिस्ट चाहिए जो सनलाइट की शक्ल में लिया जाता है। सनलाइट होगी तो रिएक्शन स्पीड अप होंगे और फोटोकेमिकल स्मोक बनेगी। तीसरा है द मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स शुड बी स्मॉल सो दैट रिएक्शंस आर नॉट डिस्टर्ब्ड। जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एयर के मॉलिक्यूल्स उनकी मोशन यानी एयर की स्पीड इतनी तेज़ ना हो, विंड तेज़ ना हो। अगर विंड तेज़ हुई तो मॉलिक्यूल्स यही जो मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन वगैरह जो हैं ये आगे पीछे मूव कर जाएंगे, आपस में इंटरेक्शन शो नहीं कर सकेंगे, सेकेंडरी रिएक्शन नहीं होंगे, तो फिर ये फोटोकेमिकल स्मोक नहीं बनती। तो मतलब ये कंडीशन जब होती हैं तब जाके हमारे जो है ना सिस्टम में या हमारी जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है उसमें फोटोकेमिकल स्मोक बनती होती है। कि जब इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मौजूद हो, हाइड्रोकार्बन भी हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद हो, फिर सूरज भी हो, सनलाइट भी हो, वो तो अब नेचुरल है, वो तो होगी होगी। हाँ, एयर की जो मालिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो ये अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो फिर वो इनको आपस में रिएक्शन नहीं करने देती, इधर उधर डिस्टर्ब कर देती। और लास्ट में जिसके इफेक्ट हैं, amount of oxidizing agents like nitric acid, H2O2, ozone and peroxyacetyl nitrate जो है ये इंक्रीज हो जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होती हैं इनकी अमाउंट जो है वो आपके सिस्टम में एयर में इंक्रीज हो जाती है इस फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से, क्योंकि ये सेकेंडरी पोल्यूट है ना। ओजोन तो प्राइमरी में आता है डायरेक्ट होता है, लेकिन ऑक्सीजन से जब ये बनता है तो फिर सेकेंडरी में चला जाता है। तरह नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और PAN ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन की वजह से बन रहे होते हैं। उसके बाद है पैन इज आई इरिटेंट एंड आल्सो टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। ये जो पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट है ये आई इरिटेंट है और प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक है। तो ये आपका इन हेडिंग्स के साथ लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आपका है जी ओजोन का। इसमें काफ़ी सारे आपके MCQs भी अच्छे बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर हमारे पास बन रहे होते हैं। फर्स्ट जो इसमें हमारे पास MCQ आता है जी कि ओजोन जो है इट इज़ प्रेजेंट स्मॉल कंसंट्रेशन थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये स्मॉल कंसंट्रेशन में पाई जाती है, लेकिन इसकी जो ज़्यादातर अमाउंट है वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन डॉब्सन, यूनिट इसके लिए यूज़ होता है। ये MCQ हो गया, DU से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ओजोन जो हमारी है वो 350 DU है, MCQ हो गया। ओजोन लेयर जो है वो 25 से 28 किलोमीटर हाई होती है अर्थ लेयर से, और ये जो हाइट है इस हाइट के ऊपर हमारे पास जो स्फेयर की आती है टाइप उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर भी हिस्से हैं ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है आपका, इसी तरह आगे थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मतलब ये काफ़ी सारी इसकी 5-6 टाइप्स बनती हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो जिस एटमॉस्फेयर के जिस हिस्से में हम रह रहे हैं इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। अब वो जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर ओजोन जो है वो नेचुरली जो मौजूद होती है तो तकरीबन 25 से 28 किलोमीटर हाई है।
अब इसमें एक तो एमसीक्यू आपका ये बनता है कितने किलोमीटर हाई है और किस सफ़े एटमॉस्फेयर की किस पार्ट में, स्ट्रेटोस्फेयर में। दूसरा एमसीक्यू ये भी बनता है कि वो उसकी थिकनेस कितनी है, तो 25 से 28 किलोमीटर का मतलब ये है कि उसकी थिकनेस 3 किलोमीटर। ठीक है, ये एमसीक्यू के तौर पर होगा। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू इसमें आता है जी, ये इस पैराग्राफ में थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर का जो पैराग्राफ, इसकी तीसरी लाइन में एंटार्क्टिक रिजल्टेड इन अबाउट 50% डेप्लीशन ऑफ टोटल ओवरहेड अमाउंट। एंटार्क्टिक जो है उसके ऊपर जो है ओवरहेड अमाउंट जो है उसकी 50% जो है वो डिप्लीशन हो चुकी है, ओजोन लेयर ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद एमसीक्यू आपके पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर where the ozone layer exists in the atmosphere is approximately at 15 to 40 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर की थिकनेस कितनी है, 15 से 40 है, लेकिन उसके अंदर जो ओजोन है वो हमने पढ़ा 25 से 28 किलोमीटर तक होती है। और ये ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर है, और ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो 0 से 15 किलोमीटर की रेंज में होता है अर्थ के ऊपर। ठीक है। और लास्ट में एक एमसीक्यू बनता है ये, सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस होता है, ये जो प्रोसेस लिखा है स्टेप्स के थ्रू, तो वो 100,000 ओजोन मालिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको डिप्लीट कर सकते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, उनसे क्लोरीन के फ्री रेडिकल निकलते हैं और वो फ्री रेडिकल फिर आगे ओजोन को डिप्लीट करने का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपके नोट्स में क्वेश्चन बने हुए, मैं उसमें वहीं पे आपको बताता जाऊंगा। पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। फर्स्ट आप बताएंगे जी ओजोन लेयर है क्या, अकरेंस इसकी क्या है, थिकनेस क्या है, ये सारी पॉइंट्स हो गए। उसके बाद फिर आप बताएंगे ओजोन जो है उसकी पोल्यूशन वगैरह, पोल्यूटेंट है कि नहीं है। तो हम कहते हैं ओजोन है ना, एक मौजूद है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो हमारे लिए फ़ायदा मंद है क्योंकि वो सूरज से आने वाली रोशनी को, वो जो यूवी रेज वगैरह उनको रोक रही है और हमें बचा रही है। लेकिन जो ओजोन यहाँ ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, तो वो वाली खतरनाक है कि वो लंग्स वगैरह के लिए प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में मसला, आई इरिटेशन, ये काज कर। उसके बाद आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि ओजोन की जो डिप्लीशन हो रही है ना, ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है हमारी पोल्यूशन की वजह से। हमने जो पोल्यूटेड मटेरियल हवा में छोड़े हैं उसकी वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओजोन की लेयर जो है वो उसकी थिकनेस कम होती जा रही है, उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। उसमें एक बड़ा रोल CFCs का होता है, जिसको नाम देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसमें कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है, तो इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी जो है वो असल में फ्री रेडिकल डीकम उसका मॉलिक्यूल टूट जाता है और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, ये Cl फ्री रेडिकल। ठीक है। और वो जो Cl फ्री रेडिकल है वो फिर आगे फर्दर आपका रिएक्शन करता है ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ, और ClO फ्री रेडिकल बना दिया प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ClO फ्री रेडिकल जो है वो फिर ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल जो ओजोन के टूटने से बन सकता है उससे रिएक्शन करता है और क्लोरीन रेडिकल और O2 बना देते हैं, यानी क्लोरीन रेडिकल फिर जनरेट होगा, फिर आ गई ये रिएक्शन। इस वजह से कहते हैं कि एक फ्री रेडिकल जो है आपका क्लोरीन का, वो 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद लास्ट में ओजोन होल जो है, ओजोन की डिप्लीशन की वजह से हम अंटार्कटिक जो है उसके ऊपर है ओजोन की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है ना, और हर साल ये और कम होती जा रही है, और सितंबर नवंबर में ये ज़्यादातर इसकी ये कमी जो है ना वो देखने को नज़र आएगी। तो सितंबर और नवंबर में इसकी डिप्लीशन का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और फिर ये जो इस वजह से कंसनट्रेशन कम हो गई और एक वो लेयर जो थिकनेस ओजोन की बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उस वजह से उसको फिर नाम देते हैं ओजोन होल का, कि ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, ओजोन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। इसमें जी हमारे पास अब MCQs वगैरह वो देख लेते हैं। MCQs एक्सरसाइज के आपके, ये बाकी जो मैंने बताया वो काफ़ी सारे MCQ जो मैंने नॉमिनेट किए हैं वो इधर आपके बने हुए हैं, तो आप यही MCQs अगर तैयार कर लेंगे तो आपके बुक के ऑलमोस्ट MCQs तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक एक्सरसाइज में जी सिंगल क्लोरीन क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है कैन डिस्ट्रॉय अप टू 100,000 तक, बी ऑप्शन।
ओजोन मालिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पीएच रेंज ऑफ एसिड जो हमने पढ़ा था लेस देन 5 हो तो उसको एसिड रेन के बोलते हैं, और वैसे नॉर्मल जो एसिड रेन होती है, नॉर्मल जो बारिश होती है, उसकी पीएच 5.16। Peroxine acetyl nitrate जो है इज एन इरिटेंट टू ह्यूमन बीइंग्स एंड इट अफेक्ट्स आइज। आई इरिटेंट था ना, तो आइज को अफेक्ट करता है। ये एमसीक्यू एक्सरसाइज में आ। उसके बाद है जी, अब ये व्हाट इज पोल्यूटेंट आर एन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, राइट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, ये एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन पास पेपर में ये सवाल आया हुआ है ना, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर इसी तरह ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये एक्सरसाइज में दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो ये आपने ज़रूर करें क्योंकि एक्सरसाइज में आ जाते हैं। स्मोक क्या है, वो हमने कहा स्मोक फोक और उसका कम्बिनेशन है। फिर वो कहते हैं इसकी टाइप्स बता दें, टाइप्स हमने अभी बात की रिड्यूसिंग, और ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ज़रूर करें। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक की कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, और इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक क्या हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बना ज़रूर हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक तो ये स्मोक की टाइप्स का बनता है, और एक ये कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ओजोन डिप्लीशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पास पेपर के हवाले से। ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर पोल्यूटेंट है लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया कि ट्रोपोस्फेयर में वो लंग्स की आई इरिटेशन वगैरह काज करती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में तो हमें वो यूवी रेज वगैरह से बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं और ओजोन लेयर को कैसे डिप्लीट करते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पास पेपर के हवाले से। एक ये आपकी बुक में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन दिया हो आखिरी पैराग्राफ में ना, ओजोन के कि टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेस फ्रॉम 15 टू -56, यानी जब आप ज़मीन से ऊपर की तरफ हाइट की तरफ जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है। तो वो तो बात समझ में आती है ना कि ज़मीन आपको पता है सन की रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब करती है, फिर इनको अमिट भी करती है, तो ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर होते जाएंगे, ज़ाहिर बात वो ज़मीन ने जो हीट इवॉल्व की है या अमिट की है, उससे आप दूर होते जाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन कहते हैं बट इंक्रीजेज इन, लेकिन जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है ना स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर होते हैं तो टेम्परेचर -56 से -2 डिग्री सी हो जाता है, यानी बढ़ना शुरू हो गया ना, -2 बढ़ा है ना, -56 से माइनस की वजह से, तो -56 से -2 डिग्री सी तक यानी वो चला जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू। तो वो कह रहे हैं इसकी वजह बता रहे, तो हम कहते हैं कि जी जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे मौजूद है ओजोन, वो सन से रेडिएशन यूवी रेज वगैरह एब्जॉर्ब कर रही है, और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से सन की रेडिएशन की हीट एनर्जी, जो रेडिएशन एनर्जी कह लें, उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से उसका टेम्परेचर फिर ज़्यादा होता जाता है ट्रोपोस्फेयर की निस्बत से। ओजोन होल क्या है, कैसे प्रोड्यूस हुआ है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर करें, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, ओजोन का लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज में भी, एसिड रेन एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोक एक्सरसाइज में भी है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं तो वो मैं इसको रिवाइज करूँगा ना, उसमें ऐड करके फिर आपको रिवाइज इसकी फाइल दूंगा, तो वहाँ से हमें इसको लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में भी चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो हमने उससे तैयारी करनी है। चलिए ये आपकी एयर पोल्यूशन यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है, नेक्स्ट फिर वाटर पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।